हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैं पहले बता दूं कि हम दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी हैं तो जाके एक बार देख लें, तो बहुत सारे डाउट्स वहाँ से जाके क्लियर हो जाएंगे और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में भी आएगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने से पहले आखिरकार हम समझें आखिर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट हम इतना तो जानते हैं कि फ्रीजिंग होता है तो क्या होता है, क्योंकि हमने कभी ना कभी तो पानी की कुल्फ़ी तो बनाई होगी। अगर घर में पहली बार फ्रिज आया होगा तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया होगा वो किया होगा आइसक्रीम बनाने का। सबसे पहला स्कूल में पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं वो कौन सा होता है कि पेंसिल की छिक्कल से रबड़ बनाना, और वो आज तक बनी रही है। मैंने एक छोटी बच्ची से पूछा बेटा क्या कर रही, तो कह रही भैया मैं पेंसिल के छिक्कल इकट्ठे कर रही हूँ। मैंने क्यों? कह रही भैया इससे रबड़ बन जाती है। मैं आज तक उस कमबख्त इंसान को नहीं खोज पाया हूँ जिसकी उस पेंसिल के छिक्कल से रबड़ बन जाती है, जो पूरी क्लास में अफवाह फैला देता है कि मेरी रबड़ बन गई है। मैं आज तक नहीं खोज पाया उस व्यक्ति को। ऐसे ही हम लोग जब पहले घर में फ्रिज आती है तो हम लोग सबसे पहला एक्सपेरिमेंट करते हैं वो करते हैं कि आइसक्रीम बनाने का, और दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि बर्फ़ जमा के खाने का। ये तो लगभग बिल्कुल बचपन की यादें हैं, बड़ी मज़ेदार होती हैं। लेकिन पेंसिल के छिक्कल से रबड़ आज तक का एक्सपेरिमेंट अभी भी मैं परेशान ही उससे। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखो। फ्रीजिंग पॉइंट तो हम समझते हैं कि जहाँ जब कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है तो उसे बोलते हैं वो चीज़ फ्रीज हो गई है, जम गई है। फ्रीजिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे हो जाए। चलो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब होता है किसी चीज़ का डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना, कमी आ जाना। अब देखो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि जो टेम्परेचर तुम्हें समझना है। वैसे मौसम आज बहुत ख़राब है, तो जिसकी वजह से हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो अगर थोड़ी साउंड में दिक्कत आए तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि अगर थोड़े भी एक दिन पीछे हो गए तो बहुत कुछ लेक्चर पीछे हो जाएंगे और बेसिकली स्टूडेंट का ही नुकसान हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता किसी का नुकसान हो, तो बस थोड़ा साउंड में क्वालिटी है तो देख लेना। देखो टेम्परेचर समझना केल्विन वाला, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा बेहतरीन तरीके समझ में आती है। क्योंकि अगर तुम डिग्री सेल्सियस वाला का टेम्परेचर लेते हो तो उसमें बच्चे बहुत डाउट्स में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में जो 0, 1, 2, -1, -2 कुछ इस तरीके से सेट रहता है, जिसकी वजह से हम पॉजिटिव नेगेटिव में थोड़े परेशान हो जाते हैं। तो मैं जब भी कहूँ कि अगर तुम्हें टेम्परेचर से रिलेटेड साइंस में अगर पढ़ रहे हो तो टेम्परेचर अगर बुक में जहाँ लिखा तो वहाँ समझना है कि आखिर वहाँ केल्विन से रिलेटेड बात हो रही है। समझने के लिए हम डिग्री सेल्सियस समझ सकते हैं, लेकिन केल्विन ज़्यादा बेहतरीन तरीके से फील होता है। तो चलो हम लोग बात करते हैं आखिर फ्रीजिंग पॉइंट किस टेम्परेचर को हम बोलते हैं। देखो, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट आर एट इक्विलिब्रियम एंड सो देयर वेपर प्रेशर आर इक्वल। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ प्योर कंपोनेंट के सॉलिड और लिक्विड दोनों फेस इक्विलिब्रियम पे होते हैं। मान लो यहाँ मान लेते हैं हम क्या, सॉलिड, और यहाँ मान लेते हैं लिक्विड। तो ऐसा टेम्परेचर होता है कि दोनों फेस एक दूसरे के इक्विलिब्रियम पे होते हैं। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। या फिर हम कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट, या बोल सकते हैं कि प्योर कंपोनेंट के सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर बराबर हो जाता है। जैसे हम क्या मान के चलते, जैसे मान लो ये रखा है सॉलिड, हम वाटर मान रहे हैं। वाटर देखो, वाटर वो आइस क्यूब मान रहे हैं जिसमें थोड़ी भाप सी निकलती रहती है, ऐसे है उसी की इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम मतलब कि सॉलिड लिक्विड एंड लिक्विड सॉलिड में। और यहाँ मान लो ये बात कर रहे हैं हम सॉलिड की, और यहाँ भरा है पानी, जस्ट इतने पे।
तो जैसे 0 डिग्री सेल्सियस हम मान लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड भी, सॉलिड भी, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड भी है। तो इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड की वजह से वेपर्स निकल रहे हैं उसका वेपर प्रेशर, जो लिक्विड की वजह से वेपर प्रेशर है, इन दोनों की वैल्यू बराबर बराबर होती है। या फिर इसका मतलब है कि जब लिक्विड का एंड सॉलिड के वेपर प्रेशर बराबर हो जाते हैं उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। मुझे पता है कि बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, ना ही फील हुई होगी। आगे आगे पढ़ेंगे सब कुछ फील होगी और तुम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लोगे, बस यहाँ थोड़ा दिमाग लगाते जाना है। देखो अब बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सॉल्यूशन कब फ्रीज होता है कि सॉल्यूशन विल फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। ये भी बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन कहोगे जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि डेफिनेशन तुम अभी देखते रहो, लिख लो, और जब ये लेक्चर एंड होगा तो तुम्हें एक टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कहा, तब तुम्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके में अपने देसी तरीके से समझेंगे तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे समझते हैं अपने देसी तरीके से। देखो देसी तरीका ऐसा है, जैसे मान लो ये रखा है पानी, जिसे बचपन में मम्मम बोलते थे। अपन ने एक गिलास लिया और इसको फ्रीजर में रख दिया। क्या किया, फ्रीजर में रख दिया है। फ्रीजर हमने रखा तो हमने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज हो जाता है, मतलब ये वाला लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में। अच्छी बात है। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन। कन्फर्म है। हमने क्या किया कि हम तो बनाएंगे आइसक्रीम। क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे कुल्फ़ी। तो अपन ने कुछ ऐसा लिया और इसमें चीनी डाल दी। क्या दी, चीनी डाली और इसका शरबत बना दिया, चीनी का घोल बना दिया हमने, क्योंकि अपन को तो खानी थी कुल्फ़ी। तो अपन ने ली और चीनी इसमें डाल दी, इसमें पूरी चीनी घुल गई, मतलब ये वाटर एंड शुगर का सॉल्यूशन बन गया है। हमने वाटर एंड शुगर का सॉल्यूशन बनाया और इसको लिया और अपन को अपनी फ्रीजर में अपने रख दिया है। क्या, फ्रीजर में रख दिया है। तो अपन को ये देखने को मिलता ये है कि जो अपनी कुल्फ़ी है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जमेगी। इसको जमाने के लिए तुम्हें और कम टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जमेगी कितने पे, -3 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे, हम मान के चले 3 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको बोल सकते हैं कि 270.15 केल्विन पे जमेगी। थोड़ा बहुत समझ में आया, फील हुआ कि नहीं हुआ है। देखो क्यों, अभी बात हम समझाएंगे, पूरा लॉजिक समझाएंगे, पूरा वेपर प्रेशर से रिलेटेड है, घबराओ नहीं। लेकिन बात समझ में आएगी आखिरकार मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो ये डिफरेंस है उसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आई है, नहीं आई तो एक बार रिवर्स में जाके देख लें ताकि आगे और बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। तो हम बात करते हैं आगे। देखो आगे अपन इसी चीज़ को इस तरीके से समझते हैं, जैसे हम वही वाटर ले रहे हैं ताकि पानी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। तो हम क्या ले रहे हैं, ये रखा है आइस क्यूब। क्या रखा है, आइस क्यूब, आइस का टुकड़ा। तो हम क्या देखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका वेपर प्रेशर है, ये भाप से नहीं निकलती है, इसका वेपर प्रेशर हम मान लेते हैं कितना, अपने हिसाब से मान रहे हैं, कोई फिक्स नहीं है। हम मान के चलते हैं 50, मान लिया नंबर। फिर हमने देखा कि -1 डिग्री सेल्सियस पे इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाता है। देखो क्यों, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करते जाओगे वेपर प्रेशर भी डिक्रीज़ होता जाएगा। इतना याद रखना, वेपर प्रेशर लगभग तुम्हें इस तरीके से रिलेशन देखने को मिलेगा। तो इसका वेपर प्रेशर हम कितना मान लेते हैं, मान ले हुए 48। जब हम -2 डिग्री सेल्सियस पे गए तो हम वेपर प्रेशर इसका हमें देखने को मिला 45। जब हम और नीचे गए तो इसका हमें देखने को मिला
वेपर प्रेशर 42। हम और नीचे गए, मान लो हम पहुंच गए 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया? वेपर प्रेशर हो गया है 40। ऐसे ऐसे पूरी कहानी चलती गई है। देखो अब अपन समझते हैं दूसरी साइड। दूसरी साइड मान लो एक गिलास में पानी भरा हुआ है, दोनों की अमाउंट बराबर है, इसकी अमाउंट इसकी अमाउंट बराबर है, इतना नहीं समझना। ये पानी है, ये मान लो प्योर वाटर है। क्या है? प्योर वाटर है। तो हम क्या देखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो वेपर प्रेशर है इस लिक्विड का, तो जैसे जो वेपर प्रेशर हो रहा है वो हो गया 50। कितना हो गया? 50 वेपर प्रेशर। जैसे ही 50 हुआ, इसका मतलब ये तो यहाँ फ्रीज हो जाएगा, मतलब इतने पे 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज हो गया है। अब हमने क्या किया कि इसमें हमने मिला दिया चीनी। क्या मिला दी? शुगर मिला दी है। हमने क्या किया? इसमें मिला दी हमने शुगर, मतलब चीनी मिलाई। तो जैसे ही मान लो ये था, इसमें हमने शुगर मिलाई, तो इसका वेपर प्रेशर मान लो हमने मान लिया 45। कितना मान लिया? 45। इसका वेपर प्रेशर 45 है। तो हम क्या देखते हैं, क्या करेगा? 45 वेपर प्रेशर, तो ये वाला किससे मैच करेगा? ये वाला करेगा इससे मैच। तो इसका मतलब ये है कि -2 डिग्री सेल्सियस पे जाके अब फ्रीज होगा। मतलब -2 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम मतलब है कि ये लिक्विड सॉलिड में भी चेंज होगा, मतलब सॉलिड और लिक्विड का यहाँ इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। थोड़ा समझ में आया, किंतु थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा, ग्राफ से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैंने थोड़ा जनरलाइज करने का तरीका किया कि तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए। देखो फिर हमने क्या किया कि हमने इसमें और चीनी मिला दी। जब हमने और चीनी इसके अंदर मिलाई तो क्या हो गया? इसका वेपर प्रेशर हो गया 40। इसका मतलब ये है, जैसे ही हमने वेपर प्रेशर इसका 40 हुआ, तो इसका मतलब ये है कि अब लिक्विड एंड सॉलिड में इक्विलिब्रियम कितने डिग्री सेल्सियस पे होगी? वो होगी 40 -4 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब ये है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया? -4 डिग्री सेल्सियस पे। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, अब थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे तो क्लियर हो जाएगा। मैंने ऐसे थोड़ा जनरल दिखाया था कि तुम्हें थोड़ा फील हो सके, ग्राफ से थोड़ा और क्लियर होगा, लेकिन इस मेथड से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि देखो अपना ये देसी तरीका है, और देसी तरीका बेस्ट तरीका होता है अपना। जैसे एमपीटी माइंड इज़ द बेस्ट माइंड, वैसे देसी तरीका इज़ द बेस्ट तरीका। देखो अपन बनाते हैं ऐसा ग्राफ, यहाँ इस एक्सिस पे वेपर प्रेशर है और इस एक्सिस पे क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में है? केल्विन में है। देखो हम ग्राफ इस तरीके से देखना स्टार्ट करते हैं कि मान लो ये क्या है, यहाँ तक है लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड वाटर मतलब प्योर वाटर ले रहे हैं। इस टेम्परेचर पे जो ये टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर पे यहाँ इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद हो जाएगा फ्रोजन सॉल्वेंट, मतलब यहाँ ये सॉल्वेंट जम जाएगा। देखो मतलब इस टेम्परेचर पे, देखो इस वेपर प्रेशर पे, मतलब हम मान लेते हैं यहाँ कितना टेम्परेचर, हम वेपर प्रेशर मान लेते हैं 50। तो इसका कहने का मतलब ये है कि 50 जब ये टेम्परेचर इसका यहाँ मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? 273 केल्विन। तो हम क्या देखने को मिलते हैं कि 273 केल्विन पे, या फिर क्या हो जाता है कि लिक्विड का एंड सॉलिड का वेपर प्रेशर दोनों के बराबर बराबर हो जाते हैं। तो इसकी नीचे वाली स्टेट सॉलिड की, ऊपर वाली स्टेट लिक्विड की है। और इस टेम्परेचर को हम क्या करेंगे? इस टेम्परेचर को करेंगे हम इसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो मुझे उम्मीद है कि अब और समझ में आता जाएगा। हम इस ग्राफ की हेल्प से ये भी निकाल सकते हैं कि जब ये टेम्परेचर इतना होगा, मान लो 250 होगा, तो इस समय इस सॉलिड का वेपर प्रेशर कितना होगा? वो मान लो हम मान के चलते हैं कि मान आ गया 30 आ गया है। इस तरीके से समझना है। मुझे उम्मीद है हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं हम सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन मान लो इस मतलब हम 30 डिग्री मतलब 300 केल्विन से हम ला रहे हैं। हम टेम्परेचर घटाते जाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, यहाँ आ गया है।
मतलब इस टेम्परेचर पे आ गया है यहाँ। तो हम देखते हैं कि इस पॉइंट पे इस लिक्विड का मतलब सॉल्यूशन का, और यहाँ क्या है, यहाँ है सॉल्वेंट की सॉलिड स्टेट। इस टेम्परेचर पे जाके इन दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो रहा है, और इस टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, अब हम इसको कहेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। इसे एफ नेट से करेंगे और इस पॉइंट को करेंगे एफ नॉट, मतलब ये प्योर का है, ये सॉल्यूशन का है। ये सॉल्वेंट के लिए है फ्रीजिंग पॉइंट, और ये हो गया सॉल्यूशन के लिए। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है कि जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो सॉल्वेंट से कम ही होगा। क्योंकि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर हैं कम। क्यों वेपर प्रेशर कम है? क्योंकि उसमें हमने मिलाया है नॉन वोलेटाइल, या फिर बोल सकते हैं हमने दूसरे कंपोनेंट्स मिक्स कर दिए हैं। इसको अपन और अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे मान लो हमने सॉल्यूशन में क्या किया, हमने जैसे हम इसको मान लेते हैं क्या 40, और ये हम कोई जनरल टेम्परेचर मान लेते हैं, हम अपने हिसाब से मान लेते हैं 260। इतना अपने हिसाब से हमने मान लिया है। देखो हम क्या करते हैं कि इसी सॉल्यूशन में अब हम और चीनी मिला देते हैं, तो ये अब इसका वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, तो तब जाके अब यहाँ से कहीं से टच करेगा। इस समय जो इसका जो मतलब इस जो पॉइंट होगा, इस समय इस लिक्विड का मतलब सॉरी इस सॉलिड का जो सॉल्वेंट है उसका वेपर, उसके सॉलिड का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर होगा। और इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, इस टेम्परेचर को कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। देखो मुझे पता है कि थोड़ा फ्रीजिंग पॉइंट कम समझ में आता है, इसलिए थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना, उसे कोशिश करना बार बार समझने की, तो बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। तो देखो बेसिकली यहाँ डिप्रेशन थोड़ा डिक्रीज हो रहा है नहीं फ्रीजिंग पॉइंट, इसलिए इसका नाम रखा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम क्या देखते हैं कि ये भी एक प्रकार से वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड है। तो हम क्या देखते हैं कि चेंज इन वेपर प्रेशर कितना आया है, वो आया है, देखो एक चीज़ याद रखना, डिफरेंस हमेशा हम बड़े से छोटे का निकालते हैं। तो बड़ा आखिरकार कौन है, सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट को हम पहले लिखेंगे और उसके बाद है सॉल्यूशन को लिखेंगे हम बाद में। और इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो आ रहा है इसी को बोलते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब एक चीज़ हम लोग क्या देखते हैं एक्सपेरिमेंट से कि डेल टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है किस पे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब एम पे। एक क्या है, हम बोल सकते हैं मोलर। अगर जिसने पिछली वाली वीडियो देखी होंगी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलर कंसंट्रेशन मतलब सिंपल से हम बात करने वाले हैं किसकी, मोलरिटी की। देखो एम फॉर मोलरिटी। इतना हल्का फुल्का समझ में आया कि नहीं आया है? जब हम क्या करते हैं कि जब हम इस साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ रहा है, जिस कांस्टेंट को हम बोलते हैं के एफ और एम। इस के एफ का नाम रख सकते हैं, क्या क्या रख सकते हैं, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। अगर किसी ने बॉइलिंग पॉइंट वाला देखा तो ये वाला बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और इतना ही बहुत है। और इसको वही बोल सकते हैं कि मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो मुझे उम्मीद है कि हम तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो आखिरकार हम क्या देखते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन, मोलर मोलरिटी। और मोलरिटी का तुम क्या जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बेसिकली हम क्या घुमा फिरा के देखते हैं, एक चीज़ देखते हैं कि डेल टी एफ की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, मतलब हम कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिला रहे हैं, उस चीज़ पे डिप्रेशन की वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो जब ये वैल्यू तुम्हें इस तरीके से डिपेंडेंसी देखने को मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट
बी एक प्रकार की क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया हो किस तरीके से इसको क्वेश्चन करना है। देखो अब हम तुम्हें क्या बताते हैं, कुछ बात लिख लो। जैसे के एफ, जैसे पिछली वाली वीडियो में हमने के भी लिखा था, ऐसे यहाँ के एफ होता है। इस के एफ की वैल्यू होती है एम आर टी स्क्वायर एफ अपॉन, यहाँ फ्यूज़न हो जाएगा जहाँ वेपराइजेशन था, और बाकी तो कहानी तुम्हें सेम दिख रही होगी। यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट हो गया है, वहाँ बॉइलिंग पॉइंट था। एम फॉर वही है मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। एम फॉर क्या है, एम फॉर है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। जैसे अगर हम कुल्फ़ी बनाते हैं तो उसमें सॉल्वेंट क्या है, उसमें सॉल्वेंट है वाटर। और आर फॉर तुम जानते हो, आर फॉर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। टी एफ क्या है, वो है फ्रीजिंग पॉइंट। और ये क्या है, फ्यूज़न है, ए है मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट, मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट। और कहीं कहीं तुम्हें इसी को क्या देखने को मिलेगा, यहीं तुम्हें देखने को मिलेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अगर कहीं तुम्हें देखने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वैसे कहीं नहीं मिले तो कोई बात नहीं है। और यहाँ ए टी एफ क्या है, टी एफ होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर कहीं गलत बोल दिया, कुछ गलती से हो गया तो एक बार करेक्ट कर लेना, ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी हद तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हम क्या देख चुके हैं कि हमने के एफ का बेल फॉर्मूला देख लिया। अगर देखो कहीं अगर यूज़ करने को मिला तो अच्छी बात है, बेसिकली कहीं यूज़ इतना नहीं कराते हैं। तो एम फॉर क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। आर तो हम जानते हैं दुनिया गैस कांस्टेंट है। टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, याद रखना। और एल एफ क्या है, ए है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। तो आखिरकार हम क्या देखते हैं, जो के एफ की वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। के एफ की वैल्यू डिपेंड करती है सॉल्वेंट पे, ना कि सॉलिड पे। इस बात को याद रखना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम क्या देख चुके हैं कि आखिरकार डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पे, एम पे, मतलब मोलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स पे। अब एक चीज़ और, इसका हमने इतना पढ़ लिया है, जब इतना पढ़ लिया है तो आखिरकार सबसे पहले दिमाग में आता है इसका यूजेस क्या है। दिमाग में सबसे पहले बात यही खटकनी चाहिए कि जब हम इतना पढ़ लिए हैं तो कुछ ना कुछ तो इसका यूज़ होना चाहिए। देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से तुम मोलर मास निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मतलब जो भी हम सॉल्यूट मिक्स करते हैं सॉल्यूशन में, इसकी हेल्प से तुम उसका मोलर मास निकाल सकते हो। अब तुमको कुछ चमत्कार हो गया, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो साइंस समझ में नहीं आए तो चमत्कार है, समझ में जो चीज़ आ जाए तो वो साइंस है। सिंपल सी सस्ती सी वाली बात। देखो टी एफ हमने क्या लिखा है, इक्वल टू के एफ इंटू एम। बात करते हैं हम यहाँ एम फॉर क्या है, ये है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन उसका मोलर मास। यही चीज़ लेके इसमें पुट कर दो। एम की वैल्यू तुम्हें क्या देखने को मिलेगी, डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए देखो इंटू 1000। क्यों, क्योंकि यहाँ जो वेट लेने वाले हैं वो हम लेने वाले केजी में नहीं ग्राम में लेने वाले, इसलिए हमने यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया है। तुम्हारे पास मोलरिटी का फॉर्मूला आ गया है। ये बहुत सिंपल सा आसान सी वाली बात। देखो अब हम बढ़ते हैं आगे, यही वैल्यू लेके इसमें पुट कर दो। टी एफ की वैल्यू क्या आई है, के एफ इंटू डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए इंटू 1000। एम बी की वैल्यू निकालनी है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो के एफ
WB इंटू 1000 अपॉन TF और WA। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सिंपल सा तुम्हारे पास आंसर है। एक बात हमेशा याद रखना कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव तो पॉसिबल होती नहीं है। कभी मोलर मास या कभी सिंपल सा मास भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। कभी सुना है कि -2 kg हमें संतरे दे दो? नहीं सुना होगा ना, तो मतलब माइनस नहीं हो सकता है। अब इसी की हेल्प से पता तुम, ये तो क्या हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट का, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का हो गया है। इसी फॉर्मूले को याद करके तुम एक चीज़ और याद कर सकते हो, KB WB 1000 अपॉन TB इंटू WA। अगर ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो आखिरकार क्या है। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये है एलिवेशन इन फ्रीजिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला याद हो तो किसी को तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें समझ में नहीं आया हो। क्यों? क्योंकि जब तक नहीं करेंगे क्वेश्चन तब तक समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन इसके देखो एप्लीकेशन बड़े कमाल के हैं। क्या है एप्लीकेशन इसके बड़े कमाल किस बात के लिए हैं कि हमने क्या देखा है कि अगर तुम किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट मिला देते हो तो क्या होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। इसलिए देखो NaCl N कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एक प्रकार के सॉल्टी हैं। ये स्नो मतलब रोड से जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ स्नो साफ़ करने में यूज़ होते हैं। क्यों होते हैं कि जैसे मान लो तुम इसके ऊपर नमक डाल दोगे तो इसका जो कंपोजिशन बन रहा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाएगा। मतलब जो चीज़ 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रही थी, सॉलिड में चेंज हो रही थी, अब वो उस इतने पे नहीं होगी, उससे कम पे होगी। एक सिंपल सी बात हो गई कि नहीं? अब देखो कहीं कहीं बात ऐसी होती है कि जनरली हम लोग रेडिएटर में वाटर जनरली यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं हम? वाटर जनरली यूज़ करते हैं। लेकिन हम क्या जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या हो जाती है? फ्रीज हो जाती है। तो यहाँ जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, वाई है ग्लाइकोल। देखो ये इसको मिला देते हैं वाटर और फिर इसको मतलब हम क्या जानते हैं कि वाटर एंड इथाइलिन ग्लाइकोल का एक मिक्सचर बनाते हैं, वो हम यूज़ करते हैं कार रेडिएटर में। जो कार का रेडिएटर होता है, जो भी मतलब गाड़ियाँ होती हैं उनके रेडिएटर में, जैसे बेसिकली हम लोग पानी यूज़ करते हैं अपन लोग तो बुंदेलखंड मतलब यूपी वाले, लेकिन जहाँ बर्फ़ गिरती है, जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर पहुँच जाता है, वहाँ जो सॉल्यूशन बनाया जाता है वो बनाया जाता है वाटर का और इथाइलिन ग्लाइकोल का। क्योंकि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाती है, जब इथाइलिन ग्लाइकोल मिला देते हैं तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। तो कितना इंटरेस्टिंग है यार, फालतू में बदनाम करके रखा है केमिस्ट्री को, कितना मज़ेदार है ना। तुम कहोगे अरे सर जब एक्सेप्शन आते हैं तो हम भी अच्छे लोग परेशान हो जाते हैं। तो यार थोड़ा तो एक्सेप्शन तो पूरी फिजिक्स में भी है, फिजिक्स में भी हाइजेनबर्ग में है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल शायद वही है ना। हाँ, जो अभी हमने बनाया ना इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर का सॉल्यूशन, उसे हम बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब देखो कभी कभार KF एंड KB की वैल्यू में ज़्यादा परेशान नहीं होना। आखिरकार इसके वैल्यू का क्या मतलब है? इसका वैल्यू का मतलब ये होता है कि जितनी ज़्यादा KF की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट में चेंजेस आएंगे। क्या आएंगे? उतने ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में चेंजेस आएंगे। जितनी KB की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में चेंजेस आएंगे। थोड़ा यहाँ दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा। अब बेटा तुम 12th क्लास में हो, ना कि 11th क्लास में, ना कि 10th क्लास में, कि किस तरीके से होगा। अब हम क्या करते हैं, एक NCERT का सस्ता सा सिंपल सा गरीबों वाला क्वेश्चन करते हैं। जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल पढ़ा ना, उसका फॉर्मूला होता है C2H6O2। देखो ये इथाइलिन ग्लाइकोल, ये अपने पास है 45 ग्राम, मतलब 45 ग्राम। हम क्या लेते हैं
तो हमारे पास वाटर है मम्मम, उसको वो है 600 ग्राम, मतलब 600 ग्राम में तुम 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल मिला दो। हमें क्या पता करना है कि आखिरकार डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू निकालनी है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकाल, मतलब हमें टीबी की वैल्यू भी निकालनी है। देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। डेल टी एफ की वैल्यू क्या होती है, तुम कहोगे के एफ होती है इंटू एम होती है। हाँ, और ये बताते हैं के एफ की वैल्यू अपने पास दी हुई है, वो है 1.86 किलो के जी पर मोल। समझे? हाँ, अब हम समझते हैं इस बात को कि आखिरकार इसको हमने किस तरीके से करना है। 1 किलो नहीं केल्विन है। थोड़ा यहाँ दिमाग लगाने, मतलब थोड़ा गलती से हो जाता है कभी कभार। देखो हम क्या देखते हैं, इस तरीके का अपना रहा। एम की वैल्यू अपन को पता होनी चाहिए, इतना सब कुछ निकाल चुके हैं। वो है पूरा टी एफ का हम फॉर्मूला लिखते हैं। टी एफ इक्वल टू हो गया है के एफ डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। कन्फर्म? कुछ नहीं, सारे वैल्यू रखो, पुट करो, आंसर आ जाएगा। डेल टी एफ की वैल्यू रखो, के एफ की वैल्यू अपने पास ये दी रखी है 1.86, डब्ल्यू बी मतलब वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड अपने पास कितना है 45 है, 45 रख दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। एम बी की वैल्यू अपने पास पता होनी चाहिए, वो क्या है मोलर मास किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का, C2H6O2। तो इसका तो आंसर निकालना ना चाहिए 2 × 12 प्लस 6 × 1 प्लस 16 × 2, सॉल्व करोगे 62 आ जाएगा, तो यहाँ लिख लोगे 62। वाटर का कितना होता है, वाटर का हम कितना ले रहे हैं, वो ले रहे हैं 600 ग्राम ले लिया है। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 2.25 केल्विन, मतलब इतने का चेंजेस आ गया है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिप्रेशन इन जो सॉल्यूशन है उसका कितने पे होगा। जैसे हम क्या जानते हैं कि डेल टी एफ वो होता है नॉट माइनस टी, देखो ए एफ होगा। एक चीज़ तुम जानते हो यार कि वो क्या जानते हो कि वाटर का तुम्हें फ्रीजिंग पॉइंट पता है, वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273.15 केल्विन। टी एफ की वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू 2.25 हमारे पास दी रखी है, तो 273.15 माइनस 2.25 सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 270.90 केल्विन। मतलब कि जो पानी अभी 273.15 पे जम रहा था, वो पानी इतने पे नहीं जमेगा, अब जमेगा कितने पे 270.9 केल्विन। मुझे पता है कि केल्विन में उतना अच्छे से फील नहीं आता, तो उसे क्या कर लो, इसको कर लो केल्विन में चेंज, मतलब केल्विन में डिग्री सेल्सियस में चेंज। मतलब जो पानी अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा था, कितने पे जम रहा था 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब कितने पे जमेगा वो कैलकुलेट कर लो। जब इसे हम डिग्री सेल्सियस में चेंज करते तो आता है -2.25 डिग्री सेल्सियस। मतलब अब पानी इतने डिग्री सेल्सियस पे जमेगा, ना कि इतने डिग्री सेल्सियस पे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो दबा के शेयर करो, कुछ पैसे थोड़ी लग रहे हैं यार तुम्हारे, और मैं इसलिए कह रहा हूँ शेयर करने के लिए ताकि मैं ज़्यादातर बच्चों तक पहुँच सकूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा ग्रो कर सकूँ। झूठ बोलने की अपनी वैसी आदत नहीं है। अगर यहाँ तक कोई गलती से भी गलती हुई हो तो गलती समझ के माफ़ कर दें। क्वेश्चन करने का और मन कर रहा तो मैं सोच रहा है 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं ताकि तुम्हारे डाउट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएँ। तो अपन क्या करते हैं कि एक अपन सस्ता सा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लेते हैं अपने पास क्या है, अपने पास 2 एलिमेंट हैं, नए पेज पे करेंगे, अच्छे से करेंगे। देखो 2 कंपोनेंट है ए एंड बी, ये दोनों मिलके बनाते हैं क्या, कंपाउंड बना रहे हैं, उस जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है AB2, पहला रहा ये, और दूसरा जो हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है AB4। कन्फर्म है? जब हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक बेंजीन का सॉल्यूशन है, कितने ग्राम का 20 ग्राम का, इसमें हम मिलाते हैं 1 ग्राम क्या AB2, तो इसके जो वेपर प्रेशर
इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना हो जाता है 2.3 केल्विन। कन्फर्म है। जब इसमें हम क्या मिलाते हैं, हम जिसमें मिलाते हैं AB4, जब हम 1 ग्राम AB4 मिलाते हैं तो इसकी जो डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कितने का, वो आता है 1.3 केल्विन। द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इस, देखो, और KF की वैल्यू है बेंजीन के लिए वो है 5.1 केल्विन kg पर मोल। हमें निकालना है कि A एंड B का एटॉमिक मास निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। केस 1 लो पहले कि जब AB2 मिक्स करते हैं तो AB2 मिक्स करेंगे कंपाउंड A, फलाना ढिकाना ढिमकाना। MB का लगाओ फॉर्मूला KF इंटू WB इंटू 1000, WA इंटू डेल TF, सारी वैल्यू पुट करो। हमारे पास इस सब की वैल्यू दी रखी है, तुम्हारे पास MB की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 187, क्योंकि सॉल्व करने का यही आने वाला। KF की वैल्यू तुम्हारे पास ये रही है। WB की वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी गिवन रखी है, वो 1 ग्राम लेनी है, और 1000 तो जानते हो। WA की वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी पता है, वो 20 ग्राम है, और इसकी वैल्यू हमारे पास पहले से पता है जिसकी वैल्यू है 2.3, तो आंसर आएगा 8। अब सेम टू सेम हम क्या करते हैं किसके लिए, कि AB4 के लिए कहानी MB वाला इक्वल टू KF WB इंटू 1000 अपॉन WA इंटू डेल TF, सारी चीज़ वही रखना स्टार्ट करो। इसकी वैल्यू 5.1 रखनी है, इसकी वैल्यू 1 रखनी है, इसकी वैल्यू 1000, इसकी वैल्यू वही कितना है 20 ग्राम, और इसकी वैल्यू 5.1। तो जो सॉल्व करके लागो तो इसकी MB की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 196.15। इतनी आप बात समझ में आ गई होगी। दिमाग लगाना है यहाँ कि तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है, AB2। तो हमें निकालना है मोलर मास ऑफ AB2। कैसे निकालोगे, हम मान लेते हैं कि A जो कंपोनेंट है उसका एटॉमिक मास है A, जो B कंपोनेंट उसका एटॉमिक मास है B, जिसे कहेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो A + 2B इक्वल टू हमने निकाला क्या 100.87। इसी ऐसे CH4 का कैसे निकालते हैं, इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास का 4 से मल्टीप्लाई, तो 16 ऐसी तो आता है। ऐसे हमने मान लिया कि इसका एटॉमिक मास A है, इसका एटॉमिक मास B है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया है। और हम क्या जानते हैं कि AMB4 A + 4B, A + 4B का वैल्यू कितना है 196.15। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। दो इक्वेशन की हेल्प से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। A + 2B इक्वल टू 100 + 87, A + 4B इक्वल टू 196.15। दोनों के इक्वेशन को माइनस कर दो तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। 2B इक्वल टू तुम्हें देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 85.288, क्योंकि मैंने इसको ऊपर इसको नीचे ले लिया है। तो B की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी, वो आएगी 42.64। B की वैल्यू ले ली है तो B की वैल्यू इसमें पुट करो, कहीं पुट करो। A की वैल्यू तुम्हें देखने को मिल जाएगी, A की वैल्यू देखने को आई है 25.59। तो मतलब जो A एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास इतना है, जो B एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास कितना, उसका एटॉमिक मास है 42.64। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, टाटा, जय हिंद।